बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता महीने नैब कवानीन में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद एक महीने से भी कम अरसे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम कर दी है। मजीद तरमीम के बाद अब ये देखने में आया है कि मेगा करप्शन केसेस पर जो कार्रवाई है वो तातुल का शिकार हो गई है। जी हाँ, नैब के तमाम अहम जो केसेस हैं वहां पर कार्रवाई को ब्रेक लग गई है, जबकि नैब केसेस पर कार्रवाई रुकने के बाइस अहम केसेस के मुल्जिमान को इससे खुली छुट्टी मिल गई है। नैब ऑर्डिनेंस में नई तरामीम के बाद नैब हेडक्वार्टर ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के खत पर तमाम रीजनल दफातर को हिदायत जारी कर दी गई। अपने मरासले में नैब हेडक्वार्टर का यह कहना है जी कि नैब ऑर्डिनेंस में दूसरी और तीसरी तरमीम के बाद तमाम केसेस का सरनौ जायजा लिया जाएगा। नैब के तमाम रीजनल हेडक्वार्टर को केसेस की जो लिस्ट है वो तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई है और इसके अलावा न सिर्फ मुल्जिमान की गिरफ्तारियां और नोटिस रोक दिए गए हैं, बल्कि नैब हेडक्वार्टर ने तमाम अहम केसेस अपने पास मंगवा लिए हैं। नैब के तमाम रीजनल हेडक्वार्टर को केसेस पर कार्रवाई रोकने का हुक्म भी दे दिया गया है और नैब अफसरान को केसेस में शहरियों को हिरासत करने से भी रोक दिया गया है, जबकि नैब हेडक्वार्टर के अगले हुक्म तक केसेस पर मजीद पेशरफ्त भी बन रहेगी। अब ये मामला है क्या और इसके पीछे अब क्या मुहर्रिकात है जी, ज़रूरत इस तरह के जो नोटिस की है वो क्यों पेश आई, इसी हवाले से बात करेंगे। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जावेद बलूच साहब। जावेद साहब, ये आखिर क्या वजह क्या थी कि इस तरह की एक चीज़ करनी पड़ी जिसकी वजह से एहतसाब का अमल, एहतसाब एक ऐसी चीज़ जिसका नारा लगाकर ये हुकूमत जो है उसने हुकूमत बनाई थी वो ही रुक जाए? देखें आशा, नैब के अंदर एक बुरानी कैफियत पाई जा रही है। जब से चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से जो है वो इशूज़ खड़े हुए, 7 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट थी काम करने की, जिसको तोसी दी गई टिल फर्दर ऑर्डर। उसके बाद से लेके अब तक जो है वो 2 तरमीम नैब की जो है वो आ चुकी हैं। एक सेकंड अमेंडमेंट थी और एक फिर थर्ड तीसरी तरमीम जो है वो आई। लेकिन अब भी जो है नैब हुकाम और वजारत कानून जो है ये डिफ़ाइन करने में अभी तक ये कामयाब नहीं हो सके कि एक्ट ऑफ क्राइम्स है क्या। हम जो नैब की सेक्शन 9 है वो क्या कहती है, उसके तहत किसको गिरफ्तार करना है, किसके खिलाफ क्या केस बनना है और किस कानून के तहत बनना है, ये भी चीज़ें डिफाइन होना बाकी हैं। अभी हमारे थोड़ी देर पहले एक ज़राए से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से जो है वो वजारत कानून को एक खत लिखा गया है जिसमें वजाहत तलब की गई है कि जो तीसरी तरमीम है उसके आने के बाद जो है वो सेक्शन 9 क्या कहता है, उसके तहत जो केसेस हैं वो कौन कौन से केसेस बंद होंगे, कौन कौन से केसेस जो है वो चलेंगे और किस तरह चलेंगे। इसलिए जो है वो ये फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हवाला दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का भी एक हवाला दिया गया जिसके तहत जो है वो शहरियों को हिरासा करने के हवाले से जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो पॉइंट उठाया था कि शहरियों को हिरासा ना किया जाए, वो भी इसमें शामिल किया गया। इस तमाम सूरत हाल को जो है वो मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तरफ से जो है वो खत तहरीर किया गया था जिसके तहत ये कहा गया है कि नैब के 7 रीजनल हेडक्वार्टर हैं जिनमें लाहौर है, जिनमें रावलपिंडी है, जिनमें कराची है, जिनमें पेशावर है, कोयटा है। तो उन 7 रीजन को जो है वो हिदायत जारी की गई है कि टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जो है वो जब तक नैब हेडक्वार्टर की तरफ से नया हुक्मनामा जारी ना हो उस वक्त तक तमाम जो केसेस हैं वो रोक दिए जाएं ताकि जो है उनका इन केसेस का असर नो जायजा लिया जा सके। अब इसमें अपोजिशन के भी केसेस शामिल हैं, इसमें फवाद अहमद साहब के भी केसेस शामिल हैं, इसमें आहल चीमा साहब के भी केस शामिल हैं, एहसन इकबाल के केसेस शामिल हैं, शाहिद खान अब्बासी के केसेस जो है वो शामिल हैं। इन तमाम वो केसेस की एक लिस्ट तैयार करने की हिदायत की गई है जिसके तहत जो है वो ये लिस्ट नैब हेडक्वार्टर आएगी, पीजी ऑफिस उसका जायजा लेगा, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि कौन से केस बंद होने हैं, कौन से केस चलने हैं। तो ये सूरत हाल है। ये तो अभी फिर लंबा प्रोसीजर है ना जावेद बलोच साहब, मुझे ये बताएगा कि फिर अभी फिलहाल के लिए तो हम ये समझें कि बहुत सारे लोगों को तो खुली छुट्टी मिल गई। यस, बिल्कुल। जो जिन केसों पर पेशरफ जारी थी, जिन लोगों ने गिरफ्तार होना था, नैब की तरफ से, नैब आईओज की तरफ से जो है वो केस तैयार किए गए थे, जिनको नोटिस जारी किए गए थे, जिनकी गिरफ्तारियों के मुतालिक जो है वो प्लान किया गया था। लाइक डायरेक्टर जनरल जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं या चेयरमैन नैब जो है वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं, तो वो हमारे जराये बता रहे हैं कि वो तमाम वारंट गिरफ्तारी, वो तमाम जो है नोटिस थे जो इवन जो रिकॉर्ड तलब करते हैं मुख्तलिफ
मुख्तलिफ दफातर से, सरकारी महकमों से या शख्सियात से या जो भी जो क्राइम में मुलव्वस हों उन लोगों से, वो भी रुक गए हैं। किसी को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे। मसला ये यहाँ तक नहीं रुका आयशा, मसला ये है कि एक चीज़ डिफाइन होना है। सेक्शन 9 ये कहता है कि जिसने मिस यूज़ ऑफ पावर की, जो अथॉरिटी जिसने का गलत इस्तेमाल किया वो मुलज़म ठहरा है और उसके खिलाफ नैब जो है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन नैब कार्रवाई कैसे करेगा, ये मिस यूज़ ऑफ पावर जो है ये डिफाइन होना बाकी है। कि पहले ये था कि नैब जो है वो सेक्शन 9 के तहत किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी सियासतदान को जिसने फैसला किया होगा, चाहे उसमें वो मुलव्वस हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के खजाने को नुकसान पहुंचा तो वो नैब उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। लेकिन अब ये हुआ कि नैब को ये तीसरी तरमीम के बाद नैब को ये साबित करना पड़ेगा कि जिस शख्स ने जो है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उस पर उसको फ़ायदा क्या हुआ, आया उसको करप्शन में मुलव्वस था या नहीं था, या जो है वो कैसे उसने फ़ायदा लिया। तो ये चीज़ें जो है मुख्तलिफ चीज़ें डिफाइन होना बाकी हैं, इसकी वजाहत होना बाकी है, जिसके लिए वजारत कानून और नैब के दरमियान जो है वो मुशावरत चल रही है। नैब की तरफ से खत भी लिखा गया, लेकिन अभी तक वजारत कानून की तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हुआ, हमारे जरा ये बता रहे हैं, जिसकी वजह से एक बुरानी कैफियत है। लोग जो है वो कौन से प्रोमिनेंट बेनिफिशरीज होंगे, मतलब ये जब तमाम जो सूरत हाल इस वक्त हमारे पास बनी हुई है, कौन से ऐसे अहम अफराद हैं जिनको भी जो है फायदा मिल रहा है इस चीज से? हमने इस पे वर्क किया है आयशा। हम जैसे कि आप एहसन इकबाल साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके खिलाफ केस है स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो नारोवाल का, उसमें इन पर इल्ज़ाम है इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का। फवाद चीमा साहब जो है फवाद अहमद साहब जो हैं उन पर जो है वो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। लेकिन जो एसर का केस है वो बाकी रहेगा। लेकिन आल चीमा साहब जो हैं जो DG LDA थे उन पर जो केसेस हैं, इसी तरह शायद खान अब्बासी साहब के खिलाफ जो केस है वो भी जो है वो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का है। बाकी जो बाकी लोग हैं सिंध से हैं, सखर से हैं, लाहौर से हैं, पेशावर से हैं, रावलपिंडी से हैं, इनमें ऐसे केसेस जो है वो बंद। सही जावेद साहब, हुकूमत के भी कुछ ऐसे नाम हैं जो हुकूमत में शामिल हैं, और फिर इस तरह की भी चीज़ें सामने आई थी कि शायद इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं उनमें से एक मुहर्रक ये भी हो सकता है कि उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। फिर कुछ स्कैंडल्स भी हमारे सामने आए थे, जिस तरह LNG का स्कैंडल है, तो वहां पर जो है कोई रिलीफ की सूरत बन सके। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखें आयशा, सूरत कंफ्यूजन का शिकार है। कंफ्यूजन इसलिए है कि नैब और हुकूमत जो है वो आपस में ये चीज़ें तय ही नहीं कर पा रही कि जिसके तहत ये पता चल सके कि नैब जो है इस तरमीम के बाद नैब का क्या इख्तियार है, नैब कहाँ फाल करता है, नैब ने कैसे कार्रवाई करनी है, चाहे वो हुकूमती स्कैंडल हों, चाहे अपोजिशन के स्कैंडल हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे जो है वो किसी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई हो। तो वो ये चीज़ें जो हैं इनको एक कन्फ्यूजन का शिकार एक जो है वो कैफियत पाई जा रही है नैब के अंदर भी। इवन जो नैब के अफसरान हैं वो भी कंफ्यूज हैं। हमारी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, तो वो भी कंफ्यूज हैं कि जो है वो ऊँट किस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है कि नैब ने किस तरफ जाना है, नैब के पास इख्तियारात जो है वो अब इस तरमीम के बाद क्या रह गए हैं और किस तरह। मैं आपको ये भी बता दूं आयशा कि अगर इस तरमीम के बाद जो तीसरी तरमीम हुई है उस पर मनोअन अगर अमल होता है तो नैब को कई अहम केसेस जो है वो खुद बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि इस तरमीम के बाद जो है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का जो है वो उसको डिफाइन कर दिया जाएगा। फिर जो है जिन लोगों पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बंद होना पड़ेंगे। इसलिए जो है इस चीज़ को डिफाइन होना बाकी है, क्योंकि जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ये केसेस बंद होंगे। तभी ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये डिफाइन होगा और कब जो है वो ये केसेस बंद होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और उनके मुताबिक अगर इस तरमीम पर उस तरीके से अमल हो जाता है जिस तरीके से ये तरमीम हमारे सामने आई है तो बहुत अहम केसेस जो हैं वो बंद हो सकते हैं, खुद ब खुद बंद हो सकते हैं और बड़े अहम नामों को रिलीफ भी मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक जी। मुल्क में अवाम महंगाई के हाथों जो है वो काफ़ी परेशान है। दिहाड़ीदार मजदूर की अगर बात की जाए या फिर सफ़ेद पोश जो तबकात हैं,
हर गुजरते दिन उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, मगर दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अजीबोगरीब हरकत हो रही हैं। शर्मनाक किस्म के मवाज़ने पेश किए जाते हैं। महंगाई में पिसती आवाम के जख्मों पर नमक छिड़का जाता है। एक तरफ आवाम महंगाई से ख्वार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुशीर खजाना शौकत तरीन, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम सब अच्छा है कि कहानियाँ सुना रहे हैं। आवाम शदीद महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है तो हुकूमती जिम्मेदारान सब अच्छा है का राग फैलाते रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जिस एक शोबे में इनकलाबी तरक्की के दावे किए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि मुल्क की तारीख में शोबा पहले कभी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा, अब उसी शोबे यानी तामीराती शोबे से मुंसलिक लोग भी तबाही के दहाने पर आन पहुंचे हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान से हुकूमत ने तामीराती शोबे के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात किए, एमनेस्टी स्कीम तक लाई गई, बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान किया गया, बताया गया कि अब तामीराती शोबा चलेगा और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये बताते हुए फूले नहीं समाते थे कि उनके दौरे हुकूमत में सीमेंट, सरिये और बजरी के रिकॉर्ड फरोख्त हुई है। जी, वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से क्या दावे करते रहे हैं, ये पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कहा था उन्होंने। लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म के दावे दुरुस्त हैं? क्या वाकई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है? क्या वाकई हुकूमत के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए गए पैकेजेस से शोबे के साथ मुंसलिक लोग खुश हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपील की गई है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर आन खड़ी हुई है। मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है कि रोज़गार के मौक़े पैदा करने की मुनासबत से कंस्ट्रक्शन का शोबा ज़राअत के बाद दूसरे नंबर पर है। तकरीबन 40 से ज़ायद दीगर शोबे जो हैं वो इसी सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं, यानी जब कंस्ट्रक्शन का शोबा चलता है तो मजीद 40 सेक्टर्स भी काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होती हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन की जानिब से कहा गया जी कि तेल और एनर्जी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से मुश्किलात बढ़ी हैं। डॉलर के एक्सचेंज के रेट के बायस कारोबार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता बरस मार्च में रेट 152 रुपए था, जो रमा बरस अक्टूबर में 174 तक आन पहुंचा, यानी डॉलर की कीमत में 14% इजाफा हुआ, जबकि समंदर के रास्ते सामान की तरसील भी महंगी हो चुकी है। यही नहीं बल्कि स्टील की कीमत में 76, जबकि सीमेंट 52% महंगा हो चुका है। यही नहीं बल्कि एल्यूमिनियम 74% और दीगर ज़रूरी खाम माल भी 50% से ज़ायद महंगा हो गया है, जिसके नतीजे में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी रुक चुके हैं। कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे वो काबिल अमल ही नहीं रहे। यूँ आम आदमी के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं देता, जिसको कि ख्वाब दिखाए गए थे अपना घर होने के। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग दुआइयाँ दे रहे हैं तो हुकूमती वज़रा और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन क्यों हैं और कैसे मुतमईन हैं? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए जी आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसन मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद एहसन मलिक साहब। मोहम्मद एहसन मलिक साहब, ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो दावे किए जाते हैं जी कि बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें बूम आ रहा है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन वो किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ेगी अगर दूसरी तरफ इतनी महंगाई हो जाएगी? और एक आम आदमी का क्या, जिसको अपने घर बनाने के इतने सपने दिखाए गए थे वो तो उसकी पहुंच से दूर हो चुका है, वो जो पहले था वो भी नहीं रहा। एहसन मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, इशू ये है, ये एक पीएम का जो विजन था जो उन्होंने कोविड के बाद एक्सप्रेस किया, उस पे तहफ़्फ़ुज़ात तो शुरू से थे लोगों पे, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि एक ही चीज अपने क्रेडिट में वो लेना चाह रहे थे जिसको इन्होंने डिसक्रेडिट करवा दिया, और सिर्फ अपनी इनकम्पिटेंसी और अपनी टीम की वजह से। अब बात आपने इतनी जो कि मुझे ये चीज बताएं कि जो डॉलर है, डॉलर का सीमेंट से क्या ताल्लुक है, डॉलर का स्टील से क्या ताल्लुक है? बेसिकली खाली चीनी में कैटलाइजेशन नहीं है, पूरी तमाम चीजों में कैटलाइजेशन है, सब चीजों का नेटवर्क है, अपने लोगों को नवाजा गया है और जिसकी वजह से रेट्स ऊपर गए हैं। कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं था, आम आदमी की रीच से घर बाहर कर दिया है। जिन गरीबों की ये दुहाई दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, आज उनसे इन लोगों मतलब जो पैकेज इन्होंने दिया है उसके मुताबिक तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं रही है। जो स्टील का आप रेट ले लें, सीमेंट का ले लें, बजरी का रेट ले लें, वो मुमकिन ही नहीं रहा। बेसिकली गलती इनकी ये है
पैकेज ये अनाउंस करते हैं पर उसके ऊपर वर्किंग नहीं होती। इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दूसरा, वो ये कि इन्होंने अवाम को नंबर्स और फिगर्स के अंदर कंफ्यूज कर दिया है। हर चीज के ऐसे फिगर्स प्रेजेंट किए जाते हैं जो एक्चुअली और ऑन ग्राउंड अवेलेबल ही नहीं है। जब उनको वेरीफाई किया जाता है, जैसे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि इंडिया में 250 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि उसकी इंडिया में दुहाई शुरू हो गई कि वहां पे लीटर 104 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम कम रह गया है, अभी भी चीज़ें मैनेजेबल हैं, सिर्फ अगर वो कॉम्पिटेंट लोगों के आगे ले आए। मतलब इन्होंने नया पाकिस्तान बनाया जो इस सारे बेबी को लेकर चल रहा था। मैं ये पूछता हूँ कि वो नया पाकिस्तान की टीम कहाँ पर है, उनकी क्या इनपुट है? क्या वो खाली सिर्फ फिगर्स देते हैं, मार्केट की इनपुट नहीं जाती प्राइम मिनिस्टर साहब को? नया पाकिस्तान वालों ने जो पिक्चर पेंट की, जो पैकेज अनाउंस किया, आज आम आदमी की रीच से घर बाहर हो गया है। आप लोग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते थे, प्रॉपर्टी फिर भी लोगों को, आप लोगों को कंपनसेट कर देती है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, अभी एफबीआर ने एक लेटर निकाला है, मतलब अगेन लोगों को कंफ्यूजन में डाला हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में एफबीआर का वैल्यूएशन टेबल बढ़ाया जा रहा है, वो तमाम प्रोजेक्ट्स के, तमाम प्रॉपर्टीज के। इसके ऊपर हम ऑलरेडी शौकत तरीन साहब से कुछ 4 दफा टाइम मांग चुके हैं, बट उनके पास पब्लिक के से बात करने का या उनकी इनपुट लेने के लिए टाइम नहीं है। चेयरमैन एफबीआर से टाइम मांग चुके हैं, चेयरमैन एफबीआर के पास टाइम नहीं है। पता नहीं ये किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं या किन फिगर्स को ये सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ये जरा ये वाला तो फिगर बताइए, ये जो 70 सालों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना बड़ा बूम नहीं आया, ये हुकूमती वुज़रा और मशीरान साहिबान जो हैं वो फरमाते हैं, तो ये किसकी बात की उन्होंने और किस किस्म का बूम था? क्या 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई इस इंडस्ट्री में, ये कहने का मतलब था उनका? वो क्या कहना चाह रहे थे? नहीं आयशा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जिनको इन्होंने लीगलाइज करने की कोशिश की थ्रू पीएम कंस्ट्रक्शन पैकेज, उसके बाद इनका ख्याल ये है कि हमारे इस 3 साल के टेन्योर में जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। तो मैं अगर कोई हुकूमती वजीर या मुशीर यहाँ बैठा हो तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, या आप किसी दिन उनसे पूछ लें कि इससे पहले क्या पब्लिक जंगलों में रह रही थी, लोग सोसाइटीज नहीं थी, कौन सी सोसाइटीज नहीं थी? अब सिर्फ अलमिया ये है कि मुझे तो ये डर है, जैसे आज ये ऐड लगा जो आपने जिसको ऐड को प्रेजेंट किया, कि जेन्युइन बात लोगों की ये है कि जिन बिल्डर्स ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिस प्राइसेस पे, वो वर्केबल ही नहीं रहे, मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं रही। वो या तो वो अवाम से वो पैसे निचोड़ेंगे या प्रोजेक्ट वाइंड अप करके चले जाएंगे और एक कोऑपरेटिव की तरह एक और स्कैंडल आ जाएगा मार्केट में। सही है, बहुत शुक्रिया जी। एहसन मलिक साहब जनरल सेक्रेटरी ब्रेका हमारे साथ मौजूद थे। एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा हुकूमत के लिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि जिसको कि अपने क्रेडिट पर ले रही थी हुकूमत कि हमारे क्रेडिट पर यह चीज़ है, वहाँ पर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ना तो पहले से शुरू हुए हुए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर पा रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे वो अपनी जगह पर खड़े हैं। जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं उनको उस कीमत पर लोगों तक दिया नहीं जा सकता, और एक आम आदमी की पहुँच से तो अब दूर हो चुकी है कंस्ट्रक्शन का जो ख्वाब दिखाया गया था हुकूमत की तरफ से। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उस्ताद हमारे सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद होते हैं, मगर जहां मेरिट का कत्लेआम एक आम सी बात बन चुका हो, वहीं इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले ऐसे कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। इस सबको परवान चढ़ाने वाली एक चीज़ अकरबा परवरी और नस्ल परस्ती भी है। हमारी तालीमी दरसगाहों की कहानी ऐसी ही है। ऐसे में कब असातिज़ा की सफ़ में कोई घुस आए पता ही नहीं चलता, और आगे जाके यही खसाइल डायरेक्टरशिप तक ले जाते हैं। यहाँ पंजाब के बड़े शहर मुल्तान की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर मौजूद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के इदारा प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हम्माद नदीम ताहिर हैं, जिसे नस्ल परस्ती के मौजूद असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान का पूरे 21वें ग्रेड का प्रोफेसर ही नहीं बल्कि इदारे का डायरेक्टर भी बना दिया। ऐसे अब्दुल वक्तों का कोई कायदा कानून कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, बल्कि अपने अनाद पसंद नापसंद में अज़ाइम की तकमील के लिए हर किस्म की अखलाकी गैर अखलाकी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल
करना अपनी सलाहियत की महराज ख्याल करते हैं ऐसे लोग। जहाँ दरसगाहों में तालिबात के इस्तेहसाल पर कानून साजी ने मुआशरे पर मस्बत असरात मुरतब किए, वहीं पर कानून की आड़ में इंतजामिया ने अलग सोच रखने वालों पर जाली केस बनवाए। हमाद एक स्टूडेंट को जो फाइनल थीसिस जमा करवाने आई कैसे हिरासा करता है। स्टूडेंट अपने थीसिस पर सुपरवाइजरी कमेटी के दस्तखत करवाकर डायरेक्टर से फाइनल दस्तखत करवाने के लिए हमाद के ऑफिस आती है और हमाद दस्तखत करने की बजाय किसी के खिलाफ कुछ लिखने पर उसे उकसाता है और कहता है कि बसूरत दीगर उसकी डिग्री मुकम्मल नहीं होगी। तालिब इल्म वास्ते दे रही है और अपने घर वालों के मुल्क से बाहर होने का भी बता रही है और वीज़े की मजबूरी भी बता रही है, मगर हमाद बात दरमियान में रहने का बार बार कह रहा है। आखिर पर डायरेक्टर ये कह रहा है कि आपकी चॉइस है, दोनों में से जो पसंद करती हो कर लेते हैं, लिखकर दस्तखत कर लाओ वरना सुपरवाइज़र से ही डिग्री ले लो। आप पहले ये मुबैना ऑडियो सुनिए, फिर हम अपने रिपोर्टर राशिद मंसूर से इसके ऊपर एक जो है एक ओवरव्यू लेते हैं कि असल में माजरा क्या है। रजिस्ट्रार नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान इमरान महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और किस तरह से देख रही है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस सारे मामले को। देखिए ज़रा पहले ये मुबैना ऑडियो और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। दिक्कत हो ना मैं साइन कर तो मैं एप्लीकेशन लिखूं तो मैंने इतना टाइम रखा है। हाँ इसी में मैंने इतना जो ना मैंने इतने टाइम लगे हैं लिखी कितने शो की हैं वो कहाँ से लिखी फिर कानून कोई एक्शन नहीं लेगा तो मैं सिर्फ कोई एक्शन नहीं लेगा मुझे साइन करके दे रहा दोनों को आगे नुकसान और इस तरह से मतलब कर नहीं सर, मैंने डिग्री जाने मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती सर, फैमिली के लिए कर रहे थे, कोरोना की वजह से नहीं लग रहा फैमिली हाँ सब स्टूडेंट वीज़ा लगवा रहे हैं। मैंने आपको कोई बड़ी बात नहीं कही, क्या कहा मैंने वो लिख कर दो और साथ में साइन आपका थीसिस पे कर दिया। बोलो आगे ना सर, आगे मसला ना होता है किसको सर इस तरह से सुपरवाइजर या कुछ भी यहाँ पे सुपरवाइजर ने क्या करना तो यहाँ पे अगर मैं ना साइन करूँ तो खुद करा लेती है सर, इसीलिए तो मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बस कानूनी रिक्वेस्ट देख मैं अगर इतनी बड़ी झूठ के ऊपर साइन करना ना लेकिन मुझे इतना चाहिए मुझे कोई मसला नहीं होता, ये मैं गारंटी देता ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई मतलब नहीं होता, लिख के ले आओ तो मैं मीटर में अपना साइन कर रहा हूँ और उससे जितना मेरी बात फिर ये मैं कह रहा हूँ लिखना कितने काम हमारे किए शो की याद में 20 अगर 8 आपने रन किए बाकी 12 या 11 वो कहाँ से इनका रिजल्ट कहाँ से ज़्यादा नहीं मसला बन जाएगा फिर मैं साइन छोड़ देता हूँ नहीं सर, ये ना करें हाँ तो दूसरा का मसला बन जाता तो फिर छोड़ देता हूँ फिर मैं जो रिसर्च दोबारा से कराता हूँ नहीं सर, ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो आपकी चॉइस है सुनो चॉइस दोनों में से जो पसंद करती है ये मुबैना ऑडियो जी आपने सुनी है और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है। बार बार लड़की की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मसला हो जाएगा, कोई मसला, वो साइन नहीं करना चाह रही, कोई एप्लीकेशन नहीं देना चाह रही, लेकिन उसे मजबूर किया जा रहा है, बड़ी ठिठाई के साथ मजबूर किया जा रहा है। राशिद मंसूर हमारे नुमाइंदा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रजिस्ट्रार नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के। राशिद, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि लड़की इतनी डरी हुई है और वाज़ेह तौर पर यह हैरेसमेंट का केस है, ये क्या हो रहा है? ये टीचर हैं या कोई सुदागर है? किस किस्म की सौदेबाजी चल रही थी? देखें आयशा, ये बेसिकली ये वो अमूमी रवैया है जो हमारे मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी जामियात में जो है वो इस वक्त चल रहा है। जो छोटी जामियात है ना, वहाँ पर तो
एंड ही हो चुका है ऐसे मामलात का। बड़ी यूनिवर्सिटियों में फिर भी मामलात उस तरह से नहीं होते, क्योंकि वहां पर एक तो स्ट्रेंथ फैकल्टी की बहुत ज्यादा होती है, वहां पर पॉलिटिकली जो एसोसिएशंस हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो लोगों का एक खौफ और वो एक जो थ्रेट है, फियर लेवल होता है। लेकिन छोटी यूनिवर्सिटियां जिनमें इंतजामिया मुतलकुल अनान होती है और उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं और लोग उस तरह से एजिटेशन भी नहीं कर सकते, वहां पर ये इस तरह के मामलात जब अपने मुखालफीन, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कोलीग्स को सनब करने के लिए जो पावरफुल लोग होते हैं, जो कि खुसूसन इंतजामिया के क्लब के और वाइस चांसलर के क्लब के, क्योंकि ये डॉक्टर हमाद साहब जो है ना, ये मैंने इधर उधर से तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की है और उसके बाद मुझे पता चला है कि ये वाइस चांसलर के इंतहाई ब्लू आइड हैं। और वाइस चांसलर जो डीन है, वहाँ के डीन इतने पावरफुल नहीं हैं इनकी फैकल्टी के, लेकिन ये डायरेक्टर हैं जिस डिपार्टमेंट के, ये डीन से ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि डीन्स को एक्टिंग चार्ज दिया गया है, लेकिन ये मुस्तकिल हैं क्योंकि वाइस चांसलर के ये करीबी हैं। अब इस सारे मामले में जो इसका बैकग्राउंड है वो मेरे इंतहाई रिलायबल सोर्सेज हैं, वहां से मैंने कंफर्म किया है कि जो सुपरवाइजर हैं स्टूडेंट के, बेसिकली उनको स्नब करने के लिए स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है, फर्ज किया, मैं एग्जांपल देता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट में, थीसिस में, फाइनल में कोई 20 पॉइंट अगर अचीव करने हैं तो उसमें से अगर 8 पॉइंट स्टूडेंट ने किए हैं और 12 उसके सुपरवाइजर ने उसको मैनेज करके दिए हैं, तो इस चीज को लेकर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टूडेंट को प्रेशराइज कर रहा है कि लिख के दें कि 12 जो है वो आपके सुपरवाइजर ने किए हैं, ताकि इस चीज को बाद में यूज किया जाए और जो सुपरवाइजर है उसको लाइन हाजिर किया जाए और उसकी इंक्वायरियां शुरू की जाए कि आपने किस तरह से स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया। हालांकि ये कानून के मुताबिक जो है वो सुपरवाइजर। ठीक है अरशद, आपके पास वापस आते हैं, मुद्दा काफी हद तक क्लियर हो चुका है। इमरान, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान महमूद साहब जी, रजिस्ट्रार नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी। इमरान साहब, किस तरह से देखा जा रहा है यूनिवर्सिटी में इस इशू को, क्योंकि बिल्कुल कोई मामूली बात नहीं है, ऐसी सौदेबाजी हो रही है और जिस तरीके से हरास किया जा रहा है स्टूडेंट को, आप को आई एम श्योर यकीनन पता है, ये हमारे जो है वो मुस्तकबिल का सरमाया है, ये स्टूडेंट्स इतने बुरे तरीके से उनको हिरासा किया जाना और उनसे अपनी मनमर्जी का काम कराने पर उनको मजबूर करना, किस तरह से देख रही है यूनिवर्सिटी इंतजामिया इसको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शुक्रिया आपने मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इनरोल होते हैं, खासूसी तौर पे जो बच्चियां हैं, वो मेरी और आपकी कौम की बच्चियां हैं। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही बाकी बेटियां हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जो भी इसमें मसले मसाइल हैं या जो भी कंप्लेनेंट है या जो एक्यूज्ड है, तो एक हमारी कमेटी है जो अंडर द एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट बनी हुई है, वो हमारी जो सुप्रीम बॉडी है, सिंडिकेट, उसने बनाई है और ये कमेटी जो है ये मामले को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें ऐसा है कि जो स्टूडेंट कंप्लेनेंट हैं, क्योंकि वो हमारी बच्चियां हैं और हमारे बच्चे हैं, उनको हमने जो भी उनकी कंप्लेन है उसको एड्रेस करना है, ठीक है जी। अब ये मसला है कि आप जो फरमा रही हैं सारा प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर ना जरा रुकिएगा, 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। इमरान साहब, 2018 में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक कमेटी बनी, 2 साल बाद उसकी मयाद या मुद्दत जो है वो पूरी हो गई और उसके बाद उसको खत्म हो जाना चाहिए था। ये वही कमेटी है या उसके बाद कोई नई कमेटी बनाई गई? असल में ऐसा है कि जो आप जिक्र कर रही हैं ना, ये जो एक्ट है 2010 में जो मंजर आम पे आया और यूनिवर्सिटीज ने, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट किया, तो इसमें कोई ऐसी एक्ट में कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी मुद्दत, जिसका जो 3 सेक्शन है जिसमें इंक्वायरी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है, उसमें 4 या 5 पॉइंट्स हैं, तो उसके मुताबिक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई इसकी बयाद है, ना कोई इसकी क्या कहते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखी हुई है कि भाई इस तरह कॉन्स्टिट्यूट करना है। उन्होंने जस्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी होगी, ठीक है, जो इम्पार्शियल हो, ऐसे लोगों पे मबनी हो जो कि डिग्निटी और जिनका जो है ना अनबायस्ड बिहेवियर जो है वो प्रूवन हो, उनकी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन करनी है कमेटी की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी ही कमेटी की हुई है
इसमें अच्छा चले ये मुझे आप ये बताइएगा इमरान साहब कि अभी तक इस मामले में हो क्या रहा है, किस किस्म की कमेटी है, क्या जो कमेटी बैठेगी उसके ऊपर जो है वो कंप्लेनेंट का एतमाद भी उसको उस तरह से हासिल है? बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक बंदा जो कंप्लेन कर रहा है उसका जो है वो एतमाद हो। अभी आपने हमारे नुमाइंदे की बात भी सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हमाद साहब जो हैं वो वीसी साहब के बहुत ज़्यादा ब्लू आइड हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में अगर अंदर कोई कमेटी बनती है तो कितनी रिलायबल है और कितना सही डिसीजन उसकी तरफ से आएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है। देखिए, मैं आपकी बात और जो आपके रिपोर्टर हैं उनकी बात का भी एहतराम करता हूँ। ये है कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटी में ख़ुसूसी तौर पे अगर आप पूरी हमारी यूनिवर्सिटी की जो अभी 2013 में ये यूनिवर्सिटी बनी है, अब तक इसको 2011 है, 7-8 साल 9 साल का अरसा गुजरा है, तो उसमें अभी तक हमारे पास किसी किस्म की कोई मेजर कंप्लेंट इस तरह की नहीं आई। मतलब ये हमारा इन्वायरमेंट हमने इस तरह का क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ये है कि जो इस तरह की कंप्लेंट्स आए तो जरूरी है कि उनको देखा जाए कि भाई उसका। राशिद साहब आपकी ठीक है इमरान साहब, राशिद साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी हो क्या रहा है, किस तरीके से इसकी जो इंक्वायरी है वो आगे बढ़ रही है? मैं बताता हूँ जी आपको। देखें, इंक्वायरी इंक्वायरी कमेटी कानून के मुताबिक जो है ना, अगर कोई इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो 2 साल के बाद उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है, उसके बाद एक नई कमेटी बनती है, ठीक है। लेकिन 2018 से कोई मामला अगर चल रहा है, 2018 में कमेटी बनी थी, तो अब देखे ना 4था साल है, वो भी कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी तक वही इंक्वायरी चल रही है और कोई नई कमेटी नहीं। अब ये इस तरह का मामला जो है ना, बेसिकली मामला इन यूनिवर्सिटियों में ये हैं कि ये छोटे लेवल के थ्रेट से शुरू होते हैं और आखिरी इन यूनिवर्सिटी के लोगों का, जो लोग इंतजामिया के हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि लड़की इतनी डरी हुई है और वाज़े तौर पर ये हैरेसमेंट का केस है। ये क्या हो रहा है? ये टीचर हैं या कोई सुदागर हैं? किस किस्म की सौदेबाजी चल रही थी? देखें आयशा, ये बेसिकली ये वो अमूमी रवैया है जो हमारे मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी जामियात में जो है वो इस वक्त चल रहा है। जो छोटी जामियात है ना, वहाँ पर तो एंड ही हो चुका है ऐसे मामलात का। बड़ी यूनिवर्सिटियों में फिर भी मामलात उस तरह से नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर एक तो स्ट्रेंथ फैकल्टी की बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर पॉलिटिकली जो एसोसिएशंस हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो लोगों का एक खौफ और वो एक जो थ्रेट है, फियर लेवल होता है। लेकिन छोटी यूनिवर्सिटियां जिनमें इंतजामिया मुतलकुल अनान होती है और उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और लोग उस तरह से एजिटेशन भी नहीं कर सकते, वहाँ पर ये इस तरह के मामलात जब अपने मुखालफीन, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कोलीग्स को स्नब करने के लिए जो पावरफुल लोग होते हैं, जो कि खुसूसन इंतजामिया के क्लब के और वाइस चांसलर के क्लब के, क्योंकि ये डॉक्टर हमाद साहब जो है ना, ये मैंने इधर उधर से तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की है और उसके बाद मुझे पता चला है कि ये वाइस चांसलर के इंतहाई ब्लू आइड हैं। और वाइस चांसलर जो डीन है, वहाँ के डीन इतने पावरफुल नहीं हैं इनकी फैकल्टी के, लेकिन ये डायरेक्टर हैं जिस डिपार्टमेंट के, ये डीन से ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि डीन को एक्टिंग चार्ज दिया गया है, लेकिन ये मुस्तकिल हैं क्योंकि वाइस चांसलर के ये करीबी हैं। अब इस सारे मामले में जो इसका बैकग्राउंड है वो मेरे इंतहाई रिलायबल सोर्सेज हैं, वहां से मैंने कंफर्म किया है कि जो सुपरवाइजर हैं स्टूडेंट के, बेसिकली उनको स्नब करने के लिए स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है, फर्ज किया, मैं एग्जांपल देता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट में, थीसिस में, फाइनल में कोई 20 पॉइंट अगर अचीव करने हैं तो उसमें से अगर 8 पॉइंट स्टूडेंट ने किए हैं और 12 उसके सुपरवाइजर ने उसको मैनेज करके दिए हैं, तो इस चीज को लेकर के तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टूडेंट को प्रेशराइज कर रहा है कि लिख के दें कि 12 जो है वो आपके सुपरवाइजर ने किए हैं, ताकि इस चीज को बाद में यूज किया जाए और जो सुपरवाइजर है उसको लाइन हाजिर किया जाए और उसकी इंक्वायरियां शुरू की जाए कि आपने किस तरह से स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया। हालांकि ये कानून के मुताबिक जो है वो सुपरवाइजर। ठीक है अर्शद, आपके पास वापस आते हैं, मुद्दा काफी हद तक क्लियर हो चुका है। इमरान, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान महमूद साहब जी, रजिस्ट्रार नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी। इमरान साहब, किस तरह से देखा जा रहा है यूनिवर्सिटी में इस इशू को, क्योंकि बिल्कुल कोई मामूली बात नहीं है, ऐसी सौदेबाजी हो रही है और जिस तरीके से हरास किया जा रहा है स्टूडेंट को, आप
आपको आई एम श्योर यकीनन पता है, ये हमारे जो है वो मुस्तकबिल का सरमाया है। ये स्टूडेंट्स इतने बुरे तरीके से उनको हिरासा किया जाना और उनसे अपनी मनमर्जी का काम कराने पर उनको मजबूर करना, किस तरह से देख रही है यूनिवर्सिटी इंतजामिया इसको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शुक्रिया आपने मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इनरोल होते हैं, खास खुसूसी तौर पे जो बच्चियां हैं वो मेरी और आपकी कौम की बच्चियां हैं। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही बाकी बेटियां हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जो भी इसमें मसले मसाइल हैं या जो भी कंप्लेनेंट है या जो एक्यूज्ड है, तो एक हमारी कमेटी है जो अंडर द एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट बनी हुई है। वो हमारी जो सुप्रीम बॉडी है सिंडिकेट उसने बनाई है, और ये कमेटी जो है ये मामले को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें ऐसा है कि जो स्टूडेंट कंप्लेनेंट हैं, क्योंकि वो हमारी बच्चियां हैं और हमारे बच्चे हैं, उनको हमने जो भी उनकी कंप्लेन है उसको एड्रेस करना है, ठीक है जी। अब ये मसला है कि आप जो फरमा रही हैं सारा प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर ना जरा रुकिएगा, 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। इमरान साहब, 2018 में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक कमेटी बनी, 2 साल बाद उसकी मयाद या मुद्दत जो है वो पूरी हो गई और उसके बाद उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये वही कमेटी है या उसके बाद कोई नई कमेटी बनाई गई? असल में ऐसा है कि जो आप जिक्र कर रही हैं ना, ये जो एक्ट है 2010 में जो मंजर आम पे आया और यूनिवर्सिटीज ने ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट किया, तो इसमें कोई ऐसी एक्ट में कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी मुद्दत, जिसका जो 3 सेक्शन है जिसमें इंक्वायरी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है उसमें 4 या 5 पॉइंट्स हैं, तो उसके मुताबिक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई इसकी बयाद है, ना कोई इसकी क्या कहते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखी हुई है कि भाई इस तरह कॉन्स्टिट्यूट करना है। उन्होंने जस्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी होगी, ठीक है, जो इम्पार्शियल हो, ऐसे लोगों पे मबनी हो जो कि डिग्निटी और जिनका जो है ना अनबायस्ड बिहेवियर जो है वो प्रूवन हो, उनकी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन करनी है कमेटी की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी ही कमेटी की हुई है इसमें। अच्छा चले, ये मुझे आप ये बताइएगा इमरान साहब कि अभी तक इस मामले में हो क्या रहा है? किस किस्म की कमेटी है? क्या जो कमेटी बैठेगी उसके ऊपर जो है वो कंप्लेनेंट का एतमाद भी उसको उस तरह से हासिल है? बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक बंदा जो कंप्लेन कर रहा है उसका जो है वो एतमाद हो। अभी आपने हमारे नुमाइंदे की बात भी सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हमाद साहब जो हैं वो वीसी साहब के बहुत ज़्यादा ब्लू आइड हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर अंदर कोई कमेटी बनती है तो कितनी रिलायबल है और कितना सही डिसीजन उसकी तरफ से आएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है। देखिए, मैं आपकी बात और जो आपके रिपोर्टर हैं उनकी बात का भी एहतराम करता हूँ। ये है कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटी में खसूसी तौर पे अगर आप पूरी हमारी यूनिवर्सिटी की जो अभी 2013 में ये यूनिवर्सिटी बनी है, अब तक इसको 2011 है, 7-8 साल 9 साल का अरसा गुजरा है, तो उसमें अभी तक हमारे पास किसी किस्म की कोई मेजर कंप्लेंट इस तरह की नहीं आई। मतलब ये हमारा इन्वायरमेंट हमने इस तरह का क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ये है कि जो इस तरह की कंप्लेंट्स आए तो जरूरी है कि उनको देखा जाए कि भाई उसका। राशिद साहब, आपकी ठीक है इमरान साहब, राशिद साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी हो क्या रहा है? किस तरीके से इसकी जो इंक्वायरी है वो आगे बढ़ रही है? मैं बताता हूँ जी आपको। देखें, इंक्वायरी आयशा साहब, इंक्वायरी कमेटी कानून के मुताबिक जो है ना, अगर कोई इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो 2 साल के बाद उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है, उसके बाद एक नई कमेटी बनती है, ठीक है। लेकिन 2018 से कोई मामला अगर चल रहा है, 2018 में कमेटी बनी थी, तो अब देखें ना 4था साल है, वो भी कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी तक वही इंक्वायरी चल रही है और कोई नई कमेटी नहीं। अब ये इस तरह का मामला जो है ना, बेसिकली मामला इन यूनिवर्सिटियों में ये हैं कि ये छोटे लेवल के थ्रेट से शुरू होते हैं और आखिरी इन यूनिवर्सिटी के लोगों का, जो लोग इंतजामिया के